हेलो गाइज, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल्स 024 इको 024 यूट्यूब चैनल पर भरपूर स्वागत है। अब तक अपन लोगों ने अर्थशास्त्र से परिचय से संबंधित, उसके बाद में उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, जिसमें तटस्थता वक्र और मांग की लोच, मांग का नियम, इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और यदि आप लोगों को इसी प्रकार से वीडियो कक्षा 12वीं की समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र का संपूर्ण अध्यायों की पीडीएफ वीडियो प्राप्त करने के लिए, और यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करावें और आगे से आगे ज़रूर शेयर करें। और आपको इसी प्रकार क्वालिटी के साथ कक्षा 12वीं, कक्षा 10वीं और विभिन्न प्रकार की कंपटीशन की भर्तियों के अंदर भी प्रयुक्त होने वाले अर्थशास्त्र के प्रश्नों की जानकारी जरूर मुहैया करवाई जाएगी। इस कारण अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करावें और आगे शेयर जरूर करें। आज अपन लोग बात करेंगे कक्षा 12वीं विषय व्यष्टि अर्थशास्त्र और प्रकरण उत्पादन तथा लागत। तो सबसे पहले अपन लोग अर्थ जानेंगे, उत्पादन से क्या अभिप्राय है। तो उत्पादन का सामान्य अर्थ होता है किसी वस्तु का बनाना या फिर निर्माण करना उत्पादन की क्रिया कहलाती है, और इस वस्तु को बनाने वाले व्यक्ति को उत्पादक के नाम से जाना जाता है। तो यह शाब्दिक अर्थ हो गया किसी वस्तु का निर्माण करने या बनाने वाले को उत्पादक कहा जाता है। मान लीजिए जैसे कि मिट्टी है, इस मिट्टी से बर्तन बनाना, इसको बनाने वाले व्यक्ति को उत्पादक कहते हैं, और इससे जो निर्मित होती है वस्तु, उसको उत्पादन कहा जाता है। अब बात आती है उत्पादन करने के लिए किन किन साधनों की जरूरत पड़ती है। उस जो साधन उत्पादन करने में जो मुख्य रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं, उसे उत्पादन के प्रमुख साधनों के नाम से जाना जाता है। जो किसी वस्तु के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है, उसे उत्पादन के साधन, प्रयोग में जो लाए जाते हैं उसे उत्पादन के साधन के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से उत्पादन के साधन 5 प्रकार के हैं। उसमें एक है भूमि, दूसरा है पूंजी, तीसरा है श्रम, चौथा है साहसी और 5वां है संगठन या तकनीकी। साहसी को आप लोग उद्यमी भी कह सकते हैं, साहसी को आप लोग उद्यमी भी कह सकते हैं। साहसी को उद्यमी अर्थात किसी वस्तु को साधनों को संगठित एकत्रित करने वाले व्यक्ति को उद्यमी कहा जाता है। अब जो ये उत्पादन के जो साधन हैं, इन साधनों के प्रयोग के बदले, इस उत्पादन के साधनों के प्रयोग अर्थात यूज करने पर जो इसको प्रतिफल प्राप्त होता है, उसका भी ध्यान रखना। कई बार इसको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो भूमि के प्रयोग के बदले प्राप्त होगा लगान, भूमि का प्रतिफल होगा लगान। जब भूमि को प्रयोग में लाया जाएगा तो उसके बदले प्राप्त होने वाले प्रतिफल को लगान या इसे कहा जाएगा किराया, लगान या किराया। दूसरा प्रमुख साधन है पूंजी। पूंजी को प्रयोग के बदले प्राप्त होता है ब्याज। जब पूंजी को किसी व्यक्ति को
उपयोग में लेने के लिए दिया जाएगा तो उसके मालिक को जो प्राप्त होगा उसमें ब्याज प्राप्त होगा। तीसरा है उत्पादन का साधन श्रम। श्रम के प्रयोग के बदले जो प्राप्त होगी वो होगी मजदूरी। वो क्या प्राप्त होगी? मजदूरी। मजदूरी मजदूरी और साहसी इन सभी साधनों को संगठित करेगा तो उसके बदले इसको प्राप्त होगा लाभ। तो ये ध्यान रखना, उत्पादन के प्रमुख साधन 5 हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, साहसी और संगठन। इसके प्रयोग के बदले प्राप्त होने वाला भूमि को प्राप्त होगा लगान, पूंजीपति को प्राप्त होगा ब्याज, श्रमिक को प्राप्त होगा मजदूरी और साहसी को प्राप्त होगा लाभ, और संगठन और या तकनीकी। ये प्रमुख उत्पादन के साधन हैं। भूमि, पूंजी, श्रम, साहसी या उद्यमी के सहयोग से उत्पादन होता है। किसी भी वस्तु का जब उत्पादन करना है तो ये प्रमुख आधारिक संरचनाएं हैं, आधारिक साधन है, ये आधार है, उत्पादन के आधार साधन है ये। इनके बिना उत्पादन करना संभव नहीं है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझिए, यदि अपन लोग किसी एक मिट्टी के बर्तन का निर्माण करना चाहते हैं, मिट्टी के बर्तन का, मिट्टी का बर्तन, तो इस बर्तन को बनाने के लिए जहाँ पर उस शाक को रखा जाएगा जिसके लिए भूमि की जरूरत पड़ेगी, और उसको बनाने के लिए जैसे कच्ची मिट्टी है, उनको पकाने के लिए ईंधन है, उन सब के लिए जरूरत पड़ेगी पूंजी, और उसको बनाने के लिए किसी न किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी तो वो होगा श्रमिक। और इन सभी साधनों को एक साथ अधिक मात्रा में उत्पादन करना चाहेगा मिट्टी के बर्तनों का या मिट्टी के ईंटों का, तो उसके लिए इन साधनों को जुटाना पड़ेगा। तो जुटाने वाले व्यक्ति को साहसी कहा जाएगा, और इनके लिए और कुशलता बढ़ाने के लिए तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। तो इन चारों या पांचों के सहयोग से ही उत्पादन, प्रोड्यूशन संभव है। किसी एक ही साधन को यहाँ से हटा दिया जाए तो उत्पादन होना संभव नहीं है। तो ये ध्यान रखना, किसी वस्तु का उत्पादन करना है तो इन सभी के संयोग से ही संभव है। और अर्थशास्त्र में इसे आगत या पड़त या इनपुट कहा जाता है। पूछा जाए कि आगत, पड़त या इनपुट से क्या अभिप्राय है, तो उत्पादन के जो सभी साधन हैं, उत्पादन के सभी साधनों को पड़त, आगत या इनपुट कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखना, उत्पादन के सभी साधनों को, उत्पादन के सभी साधनों को इनपुट, इस अंग्रेजी शब्द को ध्यान रख देना, इनपुट कहा जाता है। अब इन साधनों को इनपुट कहा जाएगा। साधनों से अर्थात भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहसी, इनसे उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं को निर्गत या फिर आउटपुट कहा जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना, उत्पादन के साधनों को तो आगत या इनपुट कहा जाएगा, और इन साधनों के प्रयोग से उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं को आउटपुट अर्थात निर्गत कहा जाता है अर्थशास्त्र की भाषा से। कई बार पूछा जाता है निम्न में से भिन्न है, तो उसमें से कुछ उत्पादन के साधनों का नाम दिया जाएगा और किसी एक वस्तु का नाम दिया जाएगा। तो जो वस्तु का निर्माण हुआ है उसको तो अपन लोग निर्गत या आउटपुट कहेंगे, और जिसके द्वारा बनाई गई है, जिससे बनाई गई हैं, उसको अपन लोग इनपुट कहेंगे। ये था उत्पादन का अर्थ।
अब उत्पादन का अपन लोग पढ़ते हैं अर्थशास्त्र के आधार पर अर्थ। उत्पादन का अर्थ सामान्यतया भौतिक वस्तुओं के निर्माण को ही उत्पादन कहा जाता है। तो सामान्य अर्थों में उत्पादन से अभिप्राय है भौतिक वस्तुओं का निर्माण करना उत्पादन कहा जाता है। एक अर्थशास्त्री हुए हैं प्रोफेसर एलन, उन्हों के अनुसार उत्पादन का अर्थ है आर्थिक उपयोगिता का सर्जन करना। यदि एलन के अनुसार पूछें, प्रोफेसर एली के अनुसार पूछें तो बताएंगे आप लोग परिभाषा, आर्थिक उपयोगिता का सर्जन करना ही उत्पादन कहलाता है। आगे है उत्पादन फलन। उत्पादन फलन क्या होता है? उत्पादन फलन का अर्थ है भौतिक परतों, फिजिकल इनपुट तथा भौतिक निर्गत उत्पादन फलन भौतिक परतों, इनपुट्स तथा भौतिक निर्गत आउटपुट के मध्य संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। उत्पादन फलन की परिभाषा ध्यान रखना, भौतिक परतें एवं भौतिक निर्गत के मध्य संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। अब ध्यान रखना, उत्पादन फलन क्या बताता है? उत्पादन के साधन एवं उत्पादन के मध्य मात्रात्मक संबंध को बताता है। जैसे जैसे उत्पादन के साधनों को बढ़ाया जाएगा तो उत्पादन भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो ये उत्पादन फलन है, अर्थात इसके बीच में मात्रात्मक संबंध पाया जाता है। देखिए, जैसे कि अपन लोगों ने पढ़ा था मांग व कीमत। जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। इस एरो का ध्यान रखना, नीचे डाउन कर रहे हैं तो इसका मतलब घटना है और ऊपर की ओर करें इसका मतलब बढ़ना है। जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटेगी तो किसी वस्तु की मांग में क्या होगी? वृद्धि होगी, अर्थात बढ़ेगी। तो ये ही उत्पादन फलन है। इस प्रकार पूर्ति, तो मांग एवं कीमत के बीच विपरीत संबंध है। कैसा संबंध है? विपरीत संबंध है, अर्थात उल्टा संबंध है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं पूर्ति एवं कीमत के बीच। जब कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी क्या होगी? बढ़ेगी। और जब कीमत घटेगी तो पूर्ति भी क्या होगी? घटेगी। तो पूर्ति व कीमत के बीच में सीधा संबंध पाया जाता है। पूर्ति व कीमत के बीच सीधा संबंध है, मांग और कीमत के बीच में उल्टा संबंध है। तो इसी प्रकार से उत्पादन फलन यही बताता है कि जब उत्पादन के इनपुट्स की मात्रा बढ़ाएंगे तो आउटपुट्स की मात्रा भी बढ़ेगी।
और ये जो बीच में संबंध पाया जाता है उसी को ही उत्पादन फलन के नाम से जाना जाता है। अब यदि अपन से उत्पादन फलन को गणितीय रूप में इसको किस प्रकार से दर्शाते हैं, तो ये Q है उत्पादन है, F है ये फलन है, और ये जो L है, W है, K है, ये उत्पादन के साधन है। K यहाँ पर पूंजी है, W यहाँ पर मजदूरी है, और जो L है ये भूमि है। इनके बीच में ये संबंध को बताता है। F फलन है, Q उत्पादन है, और ये उत्पादन के साधन हैं। तो इसमें आप ध्यान रखना, Q है ये आश्रित चर है। Q एक आश्रित चर है, आश्रित चर है। और उत्पादन के जो साधन हैं W, K, L, ये स्वतंत्र चर है। जब इनमें वृद्धि की जाएगी उत्पादन के साधनों में, तब ही उत्पादन में वृद्धि होगी। अब उत्पादन फलन का उदाहरण है ये, वस्तु X या Q का उत्पादन करना है तो ये काल्पनिक उत्पादन फलन की सारणी के द्वारा आप लोग उदाहरण से समझ सकते हैं। ये उत्पादन के कारक हैं या पूंजी की इकाई ली गई है, और कॉलम के अंदर पूंजी की इकाई ली गई है, और रो लाइन के अंदर श्रम की इकाई ली गई है। दो उत्पादन के साधन हैं। उत्पादन के दो साधनों को प्रयोग में लाया जाएगा, एक है पूंजी और दूसरी है श्रम। यहाँ पूंजी की इकाई है 0 इकाई, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ फिर श्रम की इकाई है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। जब पूंजी की 0 इकाई और श्रम की 1 इकाई 0 इकाई उत्पादन प्रयोग में लाई जाएगी, तब टोटल प्रोडक्शन होगा 0। जब पूंजी की 1 इकाई और श्रम की 0 इकाई प्रयोग में लाएगी, तब भी प्रोडक्शन होगा 0। इस प्रकार से किसी एक साधन की कितनी भी इकाई 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ाने के बावजूद और दूसरी इकाई में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करने पर या फिर दूसरी इकाई को प्रयोग में नहीं लाने पर टोटल प्रोडक्शन हमेशा 0 ही होगा। और जब श्रम की 1 इकाई और पूंजी की 1 इकाई, तब टोटल प्रोडक्शन होगा 10। और श्रम की इकाई को स्थिर मान लें, श्रम की इकाई 1 रखें और पूंजी की इकाई अपन लोग बढ़ाते रहें, तो देखिए जब पूंजी की 1 इकाई और श्रम की 1 इकाई, टोटल प्रोडक्शन 10। श्रम की इकाई स्थिर रखी है अपन लोगों ने, पूंजी की 2 इकाई, श्रम की 1 इकाई, टोटल प्रोडक्शन 15। पूंजी की इकाई बढ़ा के 3 करने पर टोटल प्रोडक्शन 19। पूंजी की इकाई 4 करने पर टोटल प्रोडक्शन 22 और 5 करने पर कुल उत्पादन होगा 25। इस प्रकार से यदि पूंजी को स्थिर रखा जाए और श्रम की इकाई में वृद्धि करने पर कुल उत्पादन में क्या परिवर्तन होगा देख सकते हैं। जब पूंजी की 1 इकाई रखी गई है, इसको स्थिर रखा गया है, पूंजी की अब अपन लोग क्या करते हैं, स्थिर रखते हैं, इकाई स्थिर रखते हैं और इसको अपन लोग परिवर्तन करते हैं। जब श्रम की 2 इकाई, टोटल प्रोडक्शन 15, श्रम की 3 इकाई, टोटल प्रोडक्शन 19, श्रम की 4 इकाई, कुल उत्पादन 22, श्रम की 5 इकाई, कुल उत्पादन 25। कहने का अभिप्राय हुआ, एक साधन को स्थिर रखो, दूसरे साधन में परिवर्तन करने से टोटल प्रोडक्शन में परिवर्तन होता रहेगा। ये निर्भर करता है उस देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है।
वो देश कैसा है। यदि उस देश पूंजी प्रधान है तो ज़्यादातर वो पूंजी को प्रयोग में लाएगा और श्रमिकों को कम में प्रयोग लाएगा, और यदि वो श्रम प्रधान राष्ट्र हैं तो उस देश के अंदर श्रमिकों को ज़्यादा प्रयोग में लाएगा और पूंजी की मात्रा को कम प्रयोग में लाएगा। इस प्रकार से ये अपन लोगों ने समझा दो साधन पूंजी और श्रम, एक को स्थिर रखें और दूसरे में परिवर्तन करने से टोटल प्रोडक्शन में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। अब मान लीजिए दोनों ही परिवर्तन मान लें, पूंजी में भी परिवर्तन करें और श्रमिक में भी परिवर्तन करें, कुल उत्पादन में हमेशा परिवर्तन होता रहेगा। जब पूंजी की 3 इकाई और श्रम की 3 इकाई, टोटल प्रोडक्शन 35 हो जाता। और इसी प्रकार से यदि पूंजी की 2 इकाई और श्रम की 5 इकाई प्रयोग में लाएं तो भी अपन लोग 35 इकाई का उत्पादन कर सकते हैं। और यदि श्रमिक की 2 इकाई और पूंजी की 5 इकाई को प्रयोग में ला करके भी 35 इकाई के बराबर उत्पादन किया जा सकता है। और यदि दोनों को परिवर्तित माना जाए, अधिकतम उत्पादन 54 किया जा सकता है। यहाँ पर श्रमिक की 5 इकाई और पूंजी की भी 5 इकाई प्रयोग में लाई गई है। अब देखिए क्या है, सारणी से स्पष्ट होता है कि श्रम और पूंजी के संयोग से उत्पादन कार्य हो रहा है। यहाँ पर 2 साधनों को लिए गए हैं। श्रम व पूंजी के विभिन्न संयोग कॉम्बिनेशन से एक्स वस्तु की उत्पादित मात्रा का आसानी से पता लगाया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ, इन इकाइयों साधन जैसे पूंजी और श्रम, पूंजी और श्रम के विभिन्न संयोग से एक्स वस्तु का कितना प्रोडक्शन होता है उसको आसानी से समझा जा सकता है। अतः उत्पादक इन संयोगों से उस संयोग को चुनेगा जिसे उत्पादन लागत न्यूनतम हो। ये बात विशेष ध्यान रखना, उत्पादक उस संयोग को चुनेगा, पूंजी की मात्रा और श्रम की मात्रा को वहाँ पर वो स्थिर करेगा जहाँ पर लागत कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो, मिनिमम हो कॉस्ट, उस जगह पर ही उत्पादक अधिक से अधिक प्रोडक्शन करेगा। यदि कोई राष्ट्र पूंजी प्रधान है तो वो ज़्यादा पूंजी का प्रयोग करेगा, तब उसकी लागत कम रहेगी। और यदि कोई राष्ट्र श्रम प्रधान है तो वहाँ पर श्रम सस्ती मिल जाएगी। इस कारण अधिक से अधिक श्रमिकों का प्रयोग करेगा ताकि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु की लागत कम हो, उसकी कॉस्ट कम हो। आगे हैं उत्पादन फलन के प्रकार। उत्पादन फलन के प्रकार, ये इनको 3 भागों में बांटा गया है। 1 परिवर्तित पड़त, 2 परिवर्तित पड़त और सभी परिवर्तित पड़त। अर्थात यहाँ फिर पड़ते या फिर आगत उत्पादन के साधन हैं। पड़त से अभिप्राय उत्पादन के साधन। 1 परिवर्तित पड़त या 1 परिवर्तित उत्पादन साधन उत्पादन फलन से अभिप्राय हैं अति अल्पकाल में या अल्पकाल में, अल्पकाल अर्थात शॉर्ट टाइम, कम समय, कम समय में, अल्पकाल में उत्पादन के अन्य सभी साधन, उत्पादन के अन्य सभी साधन की मात्रा को स्थिर रखा जाएगा, कांस्टेंट रखा जाएगा, और एक साधन की मात्रा में परिवर्तन करने से उत्पादन की भौतिक मात्रा अर्थात भौतिक निर्गत में जो परिवर्तन होगा उसे एक परिवर्तित पड़त उत्पादन फलन कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, उत्पादन के सभी साधन अब लोगों ने 5 पढ़े हैं, भूमि, पूंजी, साहसी, श्रमिक,
इनमें बाकी सभी को स्थिर रखा जाएगा। ये सब क्या है, स्थिर हैं। और एक में क्या किया जाएगा, परिवर्तन किया जाएगा। तो जो उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होगा उसे एक परिवर्तित उत्पादन फलन कहा जाएगा। दूसरा प्रकार है दो परिवर्तित। उत्पादन के दो साधनों में परिवर्तन किया जाएगा। दो साधन वेरिएबल होंगे और बाकी सभी साधन सभी कांस्टेंट होंगे। इससे जो उत्पादन होगा उसे दो परिवर्तित पड़त उत्पादन फलन कहा जाता है। दीर्घकाल अर्थात लंबे समय में उत्पादन के सभी साधन भूमि, पूंजी, श्रम, साहसी, संगठन आदि को सभी परतों में परिवर्तन करने से जो कुल उत्पादन में परिवर्तन होगा या फिर मात्रा में जो परिवर्तन होता है उत्पादन मात्रा में, उसे सभी परिवर्तित पड़त उत्पादन फलन के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर सभी साधनों में परिवर्तन किया जाएगा तो उसमें लंबा समय लगेगा, लॉन्ग टाइम होगा। और किसी एक के अंदर किया जाएगा तो बिल्कुल शॉर्ट टाइम होगा। और दो परतों में परिवर्तन करेंगे वो थोड़ा सा बड़ा समय होगा किंतु दीर्घकाल से कम होगा। ये था उत्पादन फलन के प्रकार। उत्पादन साधनों की परिवर्तनशीलता एवं स्थिरता के आधार पर उत्पादन फलन को दो प्रकार का होता है। अब ध्यान रखना, परिवर्तन और स्थिरता के आधार पर उत्पादन फलन को वापस दो भागों में बांटा गया है। एक है अल्पकालीन उत्पादन फलन। ध्यान रखना, समय को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है अल्पकाल और एक होता है दीर्घकाल। अल्पकाल ध्यान रखना जो बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है, उसके अंदर उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन करना संभव नहीं है, उसको कहा जाता है अल्पकालीन। और जो उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है उसे कहा जाता है दीर्घकालीन उत्पादन। तो समय के आधार पर परिवर्तन और स्थिरता के आधार पर भी उत्पादन फलन को वापस दो भागों में बांटा गया है। एक है अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अब अल्पकालीन क्या है, जब फर्में उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर कांस्टेंट रखती हैं, रखकर कुछ अन्य परिवर्तन साधनों की मात्रा में घटत बढ़त करती हैं, तो उत्पादन की भौतिक मात्रा में होने वाले परिवर्तन को अल्पकालीन उत्पादन फलन या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या उत्पत्ति के नियम के नाम से जाना जाता है। अपन से पूछा जाएगा अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है, तो उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखा जाता है और अन्य सभी साधनों और अन्य कुछ साधनों में परिवर्तन किया जाता है। इससे उत्पादन की मात्रा में जो कमी या वृद्धि होती है उसे उत्पादन अल्पकालीन उत्पादन फलन के नाम से जाना जाता है। इसके अन्य नाम और हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या फिर उत्पत्ति के नियम से नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकालीन उत्पादन फलन, जब फर्में दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित कर सकती हैं और उसके समानुपातिक रूप में बदलाव कर सकती हैं, तो उसे दीर्घकालीन उत्पादन फलन अर्थात इसका अन्य नाम है पैमाने का
प्रतिफल के नाम से जाना जाता है। ये था समय के आधार पर उत्पादन फलन के प्रकार।